Yes, we are live now. Hello friend, this is Raman and welcome to Chemistry Monk. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या करे थे, हमने देख लिया था कि कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हमारे किसी भी रिएक्शंस के क्रम में मिलेंगे। तो हमने तय करा कि सर देयर आर 6 टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्स्ट वन इज फ्री रेडिकल, सेकेंड वन इज कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। और हमने ये भी तय कर रखा था कि ऊपर के जो 3 फ्री रेडिकल्स हैं, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स एंड 3 इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बोनायन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो इनकी हम पूरी विशेषताएं पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है फ्री रेडिकल, कैसे बनता है, बन करके क्या करेगा, ये सारी बातें हम सीखेंगे। एक रफ आइडियाज लेंगे। हम क्या फ्री रेडिकल पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, हम फ्री रेडिकल के बारे में जानने जा रहे हैं। हम फ्री रेडिकल को समझने नहीं जा रहे हैं। हम फ्री रेडिकल के बस एक पहलू पकड़ के हम काम करेंगे, एक डायमेंशन में काम करेंगे फ्री रेडिकल के। चलो आप हेडिंग कराओ, फ्री रेडिकल। आप हेडिंग करो भाई, फ्री रेडिकल। हो गया फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल, है ना सर? तो ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब कि ये किसी रिएक्शंस होने के क्रम में बनेगा और कंज्यूम हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्या होता है? रिएक्शन होने के क्रम में ही बनता है और खत्म भी हो जाता है। रिएक्शन होने के क्रम में बनेगा और खत्म हो जाएगा। क्या सर ये, हाँ, इतनी जरूर इसकी स्टेबिलिटी होती है जिसको हम संज्ञान में लें तो उसी स्टेबिलिटी का हम अभी जो पक्ष इसका सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी का पक्ष देखेंगे। लेकिन हाँ, जरूर हम ये जानेंगे कि आखिर ये कैसे बनता है, रफ आइडिया डेवलप करेंगे। तो वही फ्री रेडिकल है, ये किसी रिएक्शंस के क्रम में हो रहा है, मतलब कि पक्का यह बॉन्ड टूटने के बाद ही बना होगा, है ना। मतलब कि फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटने के बाद ही बना होगा। और हमने पढ़ा था कि बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, इसको फिजन बोलो या ब्रेकिंग बोलो या क्लीवेज बोलो, सारा एक बात। बॉन्ड फिजन या बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज 2 तरीके से संभव है सर। एक हो जाएगा हमारा होमोलिटिक और दूसरा हो जाएगा हमारा हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक आपने देखा होगा। होमोलिटिक में क्या होता है भाई, एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड होएगा और एक इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स का है, एक वाई का है। एक्स का अपने पास आ जाए और वाई के पास चला जाए। ओके, एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, एक इलेक्ट्रॉन के जाने आने को ऐसे दिखाते हैं भाई, है ना। फिश हुक एरो होता है लेकिन हाफ फिश हुक एरो होता है, ये कर्ली एरो होता है। तो एक एरो पूरा का पूरा एरो अगर कर्ली ऐसे दिखाए, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन का दिखाना हो तो बस इसका एक पार्ट दिखाएंगे, है ना। ये फिश हुक एरो बोलते हैं इसको। मछली पकड़ने वाली जो एरो होता है, तीर होता है, वैसा कुछ होगा। तो सर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाते हैं। अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? पूरा एरो से, है ना। मूवमेंट हमेशा कर्ली एरो, मुड़ा हुआ एरो से दिखाएंगे। लेकिन अगर सिंगल एरो दिखाएंगे तो वह हो जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अगर कंप्लीट एरो दिखाएंगे तो वह होगा हमारा एक पेयर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ठीक है सर, मतलब कि यहां पे क्या हुआ, एक्स का इलेक्ट्रॉन एक्स के पास, वाई का इलेक्ट्रॉन वाई के पास। इसकी परिणाम क्या हो जाएगा भाई, एक्स फ्री रेडिकल और वाई फ्री रेडिकल, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, जरा सोचना खूब ध्यान से। एक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में दिया था, अब एक्स का सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्स के पास आ गया तो बोलेंगे दिस इज फ्री रेडिकल, एक्स फ्री रेडिकल एंड दिस इज वाई फ्री रेडिकल। अगर मान लो कि कहीं ऐसा कंडीशन है कि यहां पे बॉन्ड टूटा, है ना, यहां पर बॉन्ड टूट रहा है लेकिन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन वाई के तरफ शिफ्ट हो जाए, तो इसकी जो कंसिक्वेंसेस, परिणाम होंगे वो ऐसे कुछ होगा। किसने इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है भाई? तो वाई। तो वाई पे कौन सा पहचान पत्र देंगे? इसको निगेटिव। और इसका चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो इसको पॉजिटिव।
तो भाई फ्री रेडिकल कैसे बनता है, क्या आपकी कुछ बुद्धि कर रहा है? हाँ सर, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज ही रिस्पॉन्सिबल होगा कभी भी फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए। तो सबसे पहली पॉइंट जो हमें दिख रहा है कि सर फ्री रेडिकल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। फ्री रेडिकल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। सर कुछ एग्जांपल लिखाओ। चलो एग्जांपल लिखते हैं। मान लो कि ये ऐसा है भाई, C के तो 4 बॉन्ड होते हैं, 3 हाइड्रोजन से लगा हुआ है और 1 क्लोरीन से लगा हुआ है। 3 हाइड्रोजन से लगे हुए, 1 क्लोरीन से लगे हुए। अब ये बॉन्ड को तोड़ना है ना। मैंने ऐसे मान लो कि कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाले और नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को होमोलिटिकली तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो इस बॉन्ड को तोड़ा होगा कैसे? होमोलिटिकली बोले तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम का, बोले तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। तो ये टूटा होगा तो कार्बन का अपने पास रह गया होगा और क्लोरीन का अपने पास रह गया होगा। ये कुछ ऐसा प्लस Cl फ्री रेडिकल ऐसा कुछ बना होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं भाई, इसको ये जो बना है इसको बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। इसको बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। दिस इज आवर क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो देयर आर 2 टाइप, सॉरी, ये पूरी कहानी है फ्री रेडिकल जनरेट होने की। तो कौन कौन से फ्री रेडिकल हो सकते हैं? एग्जाम्पल में लिखूं क्या, है ना। तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल तो ये बना लेना। ऐसे ही हमारे पास अगर ऐसा भी हो CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ये भी बन सकता है। Br फ्री रेडिकल बन सकता है क्या? हाँ सर। H फ्री रेडिकल, है ना, H फ्री रेडिकल, है ना, इसको ETC बोल लेना, एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल में लिखेंगे। और इन सारी बातों को समझते हुए हमने फ्री रेडिकल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात तय कर रखा कि फ्री रेडिकल ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। फ्री रेडिकल इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हम ना हेट्रोलिटिक से कभी भी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा, हेट्रोलिटिक से कभी भी फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा। तो चलिए पहला पॉइंट हमारे पास बन के तैयार हो गया फ्री रेडिकल के रिगार्डिंग कि सर फ्री रेडिकल जो होता है वह होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का कंसीक्वेंट है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा बनता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये कैसे बना भाई? फॉर्म्ड as a resultant of homolytic bond fusion, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज या फ्यूजन, या लो भाई फ्यूजन एक नया शब्द मैं लिख दूं ताकि आपको याद रहेगा। फ्यूजन को ही क्लीवेज बोलते हैं, ब्रेकिंग बोलते हैं। अभी आप लिखे होंगे, जस्ट पीछे के स्लाइड बोर्ड पे लिखा गया था क्लीवेज या फिर फ्यूजन या फिर ब्रेकिंग, है ना। सबसे पहला बात कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का ये परिणाम है। सबसे पहला बात सर ठीक है, ये न्यूट्रल होगा या चार्ज्ड होगा, ये न्यूट्रल होगा या चार्ज्ड होगा। तो किसी से ना ही यह इलेक्ट्रॉन लिया ना ही किसी को दिया, अपना लेकर के अलग हो रहा है ना। चार्ज कब आते हैं? अगर मैं किसी दूसरे को ले लूं तब मेरे पे चार्ज आएगा, अगर मेरा कोई दूसरा ले जाए तब भी मेरे पे चार्ज आएगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से ही चार्ज आ सकता है, अपनी संपत्ति अपनी पास रह जाए कोई चार्ज नहीं। और यहां पे क्या हो रहा है? मान लो कि यह X और Y 2 एटम थे, X ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, Y ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया। अब इनको टूटना है, इनको दूर खत्म होना है, बिजनेस खत्म हो, तो X का इलेक्ट्रॉन X के पास, Y का इलेक्ट्रॉन Y के पास। क्या किसी ने किसी का लिया? नहीं। किसी ने किसी को दिया? नहीं। मतलब कि ये अलग हो गया और ये चार्ज कहा जाएगा क्या? चार्ज होने का कंडीशन है। चार्ज कब कहा जाता है केमिस्ट्री में? अगर किसी का इलेक्ट्रॉन मैं ले लूं तब मैं चार्ज, या मेरा कोई इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए तब मैं चार्ज। क्या ये किसी का लिया? नहीं। किसी ने इसका लेकर के गया? नहीं। अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास आ गया तो ये चार्ज नहीं है। तो जो मॉलिक्यूल चार्ज नहीं होते, जो स्पीशीज चार्ज नहीं होते बहादुर, उनको न्यूट्रल बोलते हैं।
तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है। जनरली अगर पहली दफा अगर कोई आपसे लिखे कि फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल लिख दो तो आपको आंख बंद करके यही लिखना चाहिए, मिथाइल फ्री रेडिकल। पहली बात जो नजर में आता है फ्री रेडिकल कहने पे वो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो जरा सोचते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल में क्या है सर। तो मिथाइल फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं ना बॉन्ड जब तक बना रहेगा तब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के ही कहे जाएंगे। हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कार्बन में काउंट होगा, यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो न्यूट्रल तो है लेकिन इसके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। न्यूट्रल है लेकिन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, देख बेटा मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इस फ्री रेडिकल की बात कर रहा। बहुत लोग ये सोच लेंगे कि सर आप क्या बकवास कर रहे हो, ये कार्बन के वैलेंस शेल में तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। मैं कार्बन के वैलेंस शेल की बात नहीं कर रहा, मिथाइल फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल की बात कर रहा। तो इसमें 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन क्या है, न्यूट्रल है। वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है लेकिन न्यूट्रल स्पीसीज है। तो न्यूट्रल species having 7 electrons in valence shell, न्यूट्रल स्पीसीज है लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। केमिस्ट्री का एक एक्सक्यूज है भाई, एक एक्सक्यूज एक शब्द है, एक माफीनामा है, दैट इज जनरली निकल के, जनरली का मतलब हो गया ये 98% केसेस में, 95% केसेस में एक्यूरेट है, सही है, एब्सोल्यूट है। कुछ केसेस में ये फेल हो जाता है। फ्री रेडिकल है 7 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, फ्री रेडिकल है 7 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होने चाहिए। अगर मान लो कहीं पे ऐसा है, ये ब्रिक होगा, क्या बनेगा भाई, H फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। सर एक ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है यार, एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये भी अभी फ्री रेडिकल ही है लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना। फिर हम अगर मैं Cl फ्री रेडिकल ले लेता हूं तो Cl फ्री रेडिकल का क्या मतलब हुआ, Cl ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया, मान लो कि H के साथ बॉन्ड बनाया, तो Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 2 2 4 2 6 और एक बॉन्ड बना रहा है 7। अब ये बॉन्ड टूट जाए कैसे, होमोलिटिकली, तो बनेगा क्या, Cl, ये दो एज इट इज और ये इसका जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन था वो आ जाएगा क्या, अभी भी कितने, 2 2 4 2 6 और 1 7। मतलब कि Cl फ्री रेडिकल भी 7 इलेक्ट्रॉन रखता है वैलेंस शेल में। मतलब कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जनरली 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री रेडिकल के वैलेंस शेल में, न्यूट्रल होते हैं और 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। ये भी लिख लेना बेटा, जनरली के नीचे ये भी एक लिख लेना कि यहां पे क्या है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है लेकिन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। बाकी सब में आपको 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं एक्सेप्शन में लिखा दूं, नहीं इसके पीछे लॉजिक है। मैंने जनरली तो लिख करके अपनी एक्सक्यूजेस दे ही दिया कि ये हर जगह पे सत्य नहीं है। तो न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। थर्ड पॉइंट आ रहा है सर, थर्ड पॉइंट आ रहा है, बताया जाए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी है या डिफिशियंसी है। बोले तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या यह संतुष्ट है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एक पल के लिए देखिए, आपने ऑक्टेट रूल तो पढ़ा ही होगा, अरे बहादुर बोलना, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। क्या चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हर मॉलिक्यूल हर कंपाउंड चाहता है कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब भाई यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्टेबल होने के लिए वैलेंस ऑक्टेट रूल क्या है, जनरल ये पैटर्न देखा गया कि जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो जाए वह स्टेबल होता है, वह स्टेबल होता है। इसी स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी से क्या होता है बेटा, दुनिया की हर चीजें स्टेबल होना चाहती है, मतलब कि वो चाहेगा कि हमारे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन, जिस किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो वो चाहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी के पास 9 इलेक्ट्रॉन हो वो चाहेगा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं।
है ना, ताकि एक इलेक्ट्रॉन लेके मैं 8 हो जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के मैं 8 हो जाऊं। तो दुनिया की हर चीजें स्टेबल होना चाहती है, बिल्कुल ये ब्रह्म वाक्य है, दुनिया की हर चीजें स्टेबल होना चाहती है। भाई स्टेबल कैसे होएगा? एनर्जी लॉस करके। एनर्जी और स्टेबिलिटी में संबंध देखे थे ना, एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। अगर स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है कोई स्पेसिस, कोई कंपाउंड, कोई सिस्टम, तो उसको अपनी एनर्जी लॉस करना होगा, एनर्जी लॉस करना होगा। वेरी सिमिलर, यहां पे सर 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए, मतलब कि यह इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, हाँ है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो ये चाह रहा है। तो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये जो फ्री रेडिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या ज्यादती होती है सर? कमी होती है, डिफिशियंसी है इसमें सर, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बताइए, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या नहीं चाहेगा क्या कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए? यस, जरूर चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। अब से तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही लिखा करूंगा, ई पे माइनस। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। बेटा इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है? अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है ना? तो आप लिखेंगे, मैं समझाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल क्या है। कैन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? तो बेटा एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल देयर आर। अब जरा देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल की कहानी हम यहीं पे खत्म कर दें। इलेक्ट्रोफाइल बेटा दो चीजें से मिलकर ये बना है, इलेक्ट्रो और फाइल। इलेक्ट्रो प्लस फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बहादुर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रो, और फाइल का मतलब होता है लविंग स्पेसिस। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस होंगे वो क्या कहे जाएंगे भाई? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़े शानदार बातें निकल के आई सर। इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस और कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन पसंद करेगा, जो चाहेगा कि हमें कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। जो चाहेगा मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो क्या फ्री रेडिकल हमारा इलेक्ट्रोफाइल है? हाँ सर है। फ्री रेडिकल हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ है ना। यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे बेटा, लिविस एसिड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लिविस एसिड का भी डिफिनीशन होता है। क्या कहा गया? लिविस एसिड बोले तो स्पीसीज विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा तय नहीं थी। इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करे तो इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ा में एक्सेप्ट करे तब लिविस एसिड। आप जरा समझना, दुनिया का हर लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, दुनिया का हर लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, लेकिन प्रत्येक इलेक्ट्रोफाइल लिविस एसिड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लिविस एसिड में इलेक्ट्रॉन की मात्रा तय नहीं है। कितना भी इलेक्ट्रॉन आ जाए लेगा,
इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। कितनी भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन बेटा अगर कोई स्पेसिस है और वह सिर्फ और सिर्फ अगर पेयर में इलेक्ट्रॉन लेता है, पेयर में इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो वह लीविस एसिड कहलाएगा, लीविस एसिड कहलाएगा। तो आप ही बताइए कि जो यह हमारा फ्री रेडिकल है वह इलेक्ट्रोफाइल तो है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल, क्या लीविस एसिड कहलाएगा? नो नो नो। लीविस एसिड कहने के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? एक। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहलाने के लिए हमें किसी निश्चित अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अगर इलेक्ट्रॉन कोई स्पेसिस लेगा, कोई एक्स स्पेसिस है और इलेक्ट्रॉन कितनी भी मात्रा में ले ले तो यह इलेक्ट्रोफाइल कहलाए। लेकिन अगर कोई एक्स स्पेसिस है एक्स, लेकिन यह लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में लेता है, 1 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में ले, तब यह कहलाए लीविस एसिड। तो यहां पे जो फ्री रेडिकल है बहादुर, वह हमारा कितना इलेक्ट्रॉन चाह रहा है सर? 7 है, इसको 8 होना है। 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर तो नहीं चाह रहा है, और लोन पेयर चाहता तब लीविस एसिड बोलते हैं। मतलब कि दिस कांट एक्ट एज अ लीविस एसिड, यह लीविस एसिड के जैसा काम नहीं कर सकता, यह लीविस एसिड के जैसा काम नहीं कर सकता। ठीक है सर, ठीक है ना। तो ये लिख करके आप एक बॉक्स में डाल लेंगे इन सारी बातों को। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है ये सारी बातों को, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है हमें जो मिला। तो ठीक है सर, और आगे कुछ स्पेसिफिक बातें इसके लिए बताओगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे। भाई इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 7 इलेक्ट्रॉन है सर। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? तो 7 इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड के लिए 2-2 का जोड़ा में होना पड़ेगा सर, 2-2 के संग्रह में होना पड़ेगा। 7 है तो 3 ठो तो 2-2 के संग्रह में 2-2 के सेट में लग जाएंगे, लेकिन एक बच जाएगा। बोले तो यह अनपेयर्ड है। यस, अनपेयर्ड है सर। पेयर्ड और अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 चीजें आती है हमारे पास। क्या क्या? पैरामैग्नेटिक, एंड दूसरा आता है हमारे पास डायमैग्नेटिक, है ना। इलेक्ट्रॉन होता है बेटा तो जनरली उसके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे उसको 2 भाग में मैं बांट सकता हूं। एक को मैं बोल सकता हूं पैरामैग्नेटिक और दूसरे को बोल सकता हूं डायमैग्नेटिक। कब कहलाएगा पैरामैग्नेटिक, कब कहलाएगा डायमैग्नेटिक? तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यह पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या सर? हाँ सर, तो ये पैरामैग्नेटिक। सर इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करो ना, अब ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ थोड़ी सी अपने इंटरेस्ट में जरूर चर्चा कर सकता हूं। ये पैरामैग्नेटिक है। देख बेटा, किसी स्पेसिस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के में ले जाओगे, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, छोड़ो इतनी क्यों जानना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो या तो यह अट्रैक्शन फील करेगा कोई स्पेसिस, नहीं तो उस फील्ड से रिपल्सन को फील करेगा। अगर कोई स्पेसिस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन को फील करता है तो उसको बोल दिया गया पैरामैग्नेटिक। अगर कोई स्पेसिस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन को फील करता है तो उसको बोल दिया गया डायमैग्नेटिक। ठीक है सर, ये तो प्रैक्टिकल एविडेंस हो गया कि पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। अब ये बताओ सर, ये तो प्रैक्टिकल एविडेंस हो गया, सॉरी कुछ डिस्टरबेंस आ गया था। ये तो प्रैक्टिकल एविडेंस हो गया कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उस स्पेसिस को ले जाएंगे, अगर वह स्पेसिस उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन को फील करेगा तो वह पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कोई स्पेसिस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन को फील करेगा तो वह डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन हम कलम कॉपी पे कैसे जानेंगे कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है? तो हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और अगर सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ गए,
पेयर्ड आ गए तो ये हमारा थ्योरेटिकल पहचान हो गया, पैटर्न हमने मिलाया कि अच्छा वो स्पेसिस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन को फील करते हैं उसके वैलेंस शेल सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, और वह स्पेसिस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन को फील करते हैं वह सारे के सारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसके अनपेयर्ड, मतलब कि कुछ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बेटा ये अनपेयर्ड है क्या, तो पैरामैग्नेटिक होगा, बोले तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में यह अट्रैक्शन को फील करेगा। ठीक है, अब जरूर आप पॉइंट याद करेंगे, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड है इसलिए पैरामैग्नेटिक है। हाँ, sp2 हाइब्रिडेशन क्या है भाई, हाइब्रिडेशन तो सर जैसे ही हम कहते हैं फ्री रेडिकल तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो आता है वो मिथाइल फ्री रेडिकल आता है, तो इसी पे चर्चा कर ली जाए। हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालते हैं क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोले तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। इस स्पेसिस के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है 0, बोले तो 3, और 3 के लिए हाइब्रिडेशन क्या डिजाइन किया गया है sp2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये हमारा जो होगा वह sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तो sp2 का आप शेप जानते हैं क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। बेशक हम अपने सीखने के लिए उसको वाई से बोलते थे, लेकिन आप ये जानिए कि दिस इज ए ट्राइगोनल प्लेनर। आपको जानना तो यही है कि अगर एग्जाम में आया कि sp2 का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई, तो ट्राइगोनल प्लेनर बोले तो तीनों इसमें जो ऐसे बनाया हूं मैं गलत बनाया हूं, दरअसल ये कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये पेयर्ड होगा, सॉरी ये एक प्लेन में होगा। ट्राइगोनल प्लेनर दिख रहा है क्या, ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक प्लेन इस बोर्ड के प्लेन में, जैसे ये कार्बन है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर, ट्रायंगल बनाते हुए। और इस कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा और हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पैरेलल होते हैं, तो इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस प्लेन में है, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे बेटा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा, हाँ इसका शेप मैं लिखना चाह रहा हूं, सॉरी बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल बराबर 120 डिग्री, 120 डिग्री है ना। एक जगह पे कहीं पे लिख लेंगे, कहीं पे रफ में गोल करके लिख लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर एक ही मॉलिक्यूल में कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ही एटम के पास, किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के पास कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हैं और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हैं, तो पक्का हाइब्रिड उस अनहाइब्रिड के परपेंडिकुलर होएगा। अब बात आ रही है सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम करने निकले थे, दैट्स व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। और पहला रिएक्शन इंटरमीडिएट था हमारा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावित करती है, ये तो हम समझे फ्री रेडिकल के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि फ्री रेडिकल ऐसे ऐसे होता है सर। अब हम पढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि कैसे फ्री रेडिकल को इंडक्टिव इफेक्ट प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा। चलिए, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सीखने जा रहे हैं फ्री रेडिकल के लिए वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये बतलाइए कि फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कि अगर फ्री रेडिकल है तो यह चाहेगा कि हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब बताइए सर, इंडक्टिव दो प्रकार के होते हैं, प्लस आई ग्रुप एंड माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, डोनर इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेप्टर होते हैं। ये चाहेगा ये ग्रुप अगर कहीं पे लगा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, यह ग्रुप कहीं पे लगा होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अगर इसको तो देने वाला से मतलब है भाई, मतलब कि प्लस आई ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इसकी कमी को, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पूरा इसका पेट भर जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा क्या,
स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि कौन देगा इलेक्ट्रॉन इसको, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप इससे छीनेगा इलेक्ट्रॉन। तो जितना स्ट्रॉन्ग प्लस आई होगा उतनी ज्यादा स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू strength of plus I group attached। जितना मजबूत प्लस आई ग्रुप लगा रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई ग्रुप अटैच्ड, मतलब कि जितना मजबूत प्लस आई ग्रुप लगाओ। प्लस आई ग्रुप बोले तो देने वाला, देने वाला। अब तुम ही बताओ ना, देता तो एल्काइल भी है और देता तो देगा कौन, कोई CH2 माइनस भी है, माइनस वाला देगा। अब ये भी देगा, ये भी देगा, कहीं पे ये भी लगा हो, ये भी लगाओ, O माइनस लगाओ। लो सिंपल ले लेते हैं, O माइनस। किसी फ्री रेडिकल में O माइनस लगाओ और कहीं फ्री रेडिकल में एल्काइल पार्ट लगाओ, ये भी देगा, ये भी देगा। लेकिन आप जानते हैं O माइनस ज्यादा दे करके इसको ज्यादा स्टेबल करेगा, जबकि ये देगा स्टेबल भी करेगा लेकिन इसकी तुलना में कम करेगा। तो स्ट्रेंथ पे भी निर्भर करता है कि कैसा प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। मजबूत प्लस आई ग्रुप ज्यादा स्टेबल करेगा, थोड़ा कमजोर प्लस आई ग्रुप थोड़ा कम स्टेबल करेगा। सर ये तो प्लस आई के बारे में हो गया, माइनस आई के बारे में क्या ख्याल है। तो माइनस आई ग्रुप जुड़ेगा तो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के इसको स्टेबल अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल करेगा। तो भाई प्लस माइनस आई ग्रुप में भी कोई स्ट्रॉन्ग माइनस आई, कोई वीक माइनस आई। तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई मतलब कि खींचने वाला ग्रुप, और स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा खींच करके फ्री रेडिकल से और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल लेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि मैं लिख सकता हूं फ्री रेडिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई ग्रुप अटैच्ड, माइनस आई ग्रुप अटैच्ड, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने यही सीखो। तो भाई पहले फ्री रेडिकल के बारे में कुछ समझते तब ना ये यहाँ तक पहुँच पाते। तो हमने बहुत अच्छा से समझा, बहुत अच्छा से लिखा चीज़ों को, है ना। बस आप बार बार कॉपी को पढ़ें। आप बहुत ज़्यादा इलिब्रेटेड वे में बहुत ज़्यादा इलिब्रेट करके चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसकी बेनिफिट लें आप, है ना। देन इट्स ओके फॉर टुडे। थैंक यू।